क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस रिलेटिव जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्लास के एंड तक बने रहें और इस क्लास को सबसे पहले आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम होगा, 10 वर्ष के बाद जो है वो जनगणना की जाती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं जो भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई और किसके कार्यकाल में हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, तो आपको याद रखना है 1872 में जो है जनगणना हुई। किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। एक तो आपको ये बात याद रखना है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। लेकिन ये जो थी ये नियमित जनगणना नहीं थी, ठीक है। उसके बाद जो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई वो मैं आपको बता दूं 1881 से वो प्रारंभ होती है। 1881 से नियमित जनगणना प्रारंभ होती है और किसके काल में होती है? तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और कुछ भी मैं आपको इससे जानकारी दे दूं जनगणना से रिलेटिव। देखिए जनसंख्या का, ठीक है, लघु विभाजक वर्ष आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा जो है जनसंख्या का लघु विभाजक वर्ष है। तो आप क्या बताओगे? 1951 आप बताओगे। तो ये एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है 1951। उसके बाद आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई? तो आप बताओगे 1931। ये दूसरा क्वेश्चन आपका तैयार होता है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप क्या बताओगे? जनांकिकीय, ठीक है, जनांकिकी बताओगे आप, जनांकिकी। इंग्लिश में भी आप याद कर लो, हो सकता है इंग्लिश में आपसे पूछ लिया जाए। तो जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहते हैं हम लोग। आपको याद रखना है, डेमोग्राफी कहते हैं हम लोग जनसंख्या के अध्ययन को, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुई। सबसे पहले जनगणना कहाँ प्रारंभ हुई? इंग्लैंड में प्रारंभ हुई। कब हुई? 1801 में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। आपको दूसरा क्वेश्चन बताता है जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संसद, ठीक है। संसद के देखा जाए तो 3 भाग होते हैं। संसद के 3 भाग होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होता है, दूसरा लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है। अगर आपको कोई भी आपको कानून बनाना है तो वो कौन बनाती है? संसद कोई भी कानून बनाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कानून बनाने के लिए प्रस्ताव जो है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, ठीक है। दोनों जो है दोनों सदन के बाद लोग कानून को पास करने के बाद ये जो है ये कहाँ जाएगा? ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अब राष्ट्रपति की मर्जी होगी कि वो इस कानून को स्वीकृत करवाए या ना करवाए, ठीक है। एक तो आपको ये बात याद रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राष्ट्रपति की, ठीक है। अभी के जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये 14वें राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है, ये 14वें राष्ट्रपति है। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि ये दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं, दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद। अच्छा, पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो आपको याद रखना है KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। और पूरे 14 राष्ट्रपतियों में से 2 मात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका जो है पद जब वो पद पर थे जब ही उनका देहांत हो जाता है। तो ऐसे 2 राष्ट्रपति कौन थे? एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे और दूसरे कौन थे? 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो और मैं आपको बता दूं जब राष्ट्रपति जो है देहांत हो जाता है, किसी व कारणवश अपने पद पर नहीं रहता है, तो उसकी जगह पर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करता है। तो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो है मृत्यु हुई उनके समय पर, यानी कि उनके स्थान पर वीवी गिरी बैठे, तो यही जो है पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाए, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए हुए काले अक्षर वाले शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है। अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द आपको बताना है क्या होगा। तो आप सभी जानते हैं कि अनुकूल का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? प्रतिकूल होता है, ये आपको याद रखना है। चलिए इस क्लास को सबसे पहले आप लोग शेयर कर दीजिए, स्टडी वाले ग्रुप में इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए 200 टारगेट रख रहे हैं हम लोग, 200 लाइव क्लास का इस क्लास में आज होना चाहिए लाइव स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। दिए गए काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द आपको छांटना है। काले अक्षर का पर्यायवाची शब्द यानी कि झंडे का आपको पर्यायवाची शब्द छांटना है, क्या होगा? तो आप सभी जानते हैं कि जो है वो ध्वज होता है,
ठीक है, तो झंडे का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ध्वज हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 के द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय सभा के द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर आप लोग बताएं। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान के जरिए रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द आपको चुनना है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे, कई बार जो है सत्याग्रह अनशन किए थे, जेल में जाकर अनशन किए थे, आमरण अनशन किए थे, या जल त्याग अनशन किए थे, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर सही शब्द है वो क्या आएगा, आमरण, यहाँ पर सही शब्द आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारतीय नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को देखकर मुझे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आ गए, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो आपको ये याद रखना है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं उड़न परी किसे कहा जाता है, उड़न परी। तो पीटी उषा को उड़न परी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, पीटी उषा को। फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उसके बाद में आपको सुपर मॉम किसे कहा जाता है, मैरी कॉम को सुपर मॉम कहा जाता है। बंगाल टाइगर किसको बोला जाता है, सौरभ गांगुली को बंगाल टाइगर बोला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। आर्यभट्ट था एक प्रसिद्ध चिकित्सक, चित्रकार, खगोलवेत्ता या वैज्ञानिक। इसका आंसर बताएं आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को याद रखना है कि आर्यभट्ट ये कौन थे, ये एक खगोलविद थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है इन्हीं के नाम पर जो है भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में 19 अप्रैल 1975 को भेजा था। ठीक, इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे लगभग। ठीक है, एक तो आपको ये पहला उपग्रह क्या नाम था, पहला उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। इसको अंतरिक्ष में कब भेजा गया, तो 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया, ये आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से हैं, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से हैं, आपको यह बताना है। चलिए, जल्दी से सभी लोग आप बताओ कि श्वेतांबर और दिगंबर जो है वो किस धर्म से हैं, ये आपको बताना है। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ ये UPSSC PT के लिए स्पेशली जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, और आप लोग देखना कि अगर आपको एग्ज़ाम को पास करना है तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए, इस क्वेश्चन का आप लोग बताओ आंसर क्या होगा। तो श्वेतांबर और दिगंबर ये किस धर्म के हैं, ये जैन धर्म के हैं, ये आपको याद रखना है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, देखिए श्वेतांबर किन्हें कहा जाता था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर किसे कहा जाता था, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतांबर कहा जाता था, और नग्न रहने वाले को यानी कि कपड़ों का त्याग जिन्होंने कर दिया था, जो लोग कपड़े नहीं पहनते थे, उनको हम लोग क्या कहते थे, दिगंबर कहते थे, ये आपको याद रखना है। देखिए, जैन संगतियाँ, 2 जैन संगतियाँ हुई हैं। पहली कौन सी हुई है, प्रथम जैन संगति हुई है, ये पाटलिपुत्र में हुई है, और दूसरी जैन संगति कहाँ हुई है, ये गुजरात के बल्लभी में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि जैन धर्म के त्रिरत्न है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये आपको याद रखना है। और त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रत भी दिए गए हैं, यानी कि 5 महाव्रत कौन कौन से हैं, अहिंसा, सत्य, वचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 महाव्रत हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। देखिए, आपका UPSSC PT का एग्ज़ाम है, ये एग्ज़ाम तो मैं आपका क्रैक करवा दूंगा, यानी कि एग्ज़ाम ये मैं आपका पास करवा दूंगा। ठीक है, मगर आपको करना क्या है, क्लास में आपको डेली आना है और लाइव क्लास में आना है। ये कोशिश कीजिए कि ये क्लास आपको लाइव देखना है। ठीक है, और अगर किसी वजह से नहीं देख पाए हैं आप लोग,
ठीक है। तो आप इस क्लास को जो है जैसे भी आपको टाइम मिलता है तो फ़ौरन इस क्लास को देख लिया करो, और जो इसे मैं क्वेश्चन पढ़ाता हूँ इनको आप लोग ज़रूर देख लिया करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर बताएंगे आप लोग कि नीचे लिखे वाक्य के लिए सही मुहावरे का चयन करना है आपको। आखिर एक दिन अत्याचार का भी अंत होता है और अत्याचारी दुष्कर्मों के लिए स्वयं सिर धुनता है या कलेजे पर हाथ रखता है, असमंजस में पड़ जाता है या फूट फूट कर रोता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिर धुनता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर बताएं आप लोग। कथकली निम्नलिखित में से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये आपको बताना है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो है कथकली जो है ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ये आपको याद रखना है। चलिए, केरल की राजधानी क्या होती है? तिरुवनंत केरल की राजधानी है। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में ब्रेक द चेन कार्टून नामक अभियान कहाँ चलाया गया है? केरल में चलाया गया है ब्रेक द चेन कार्टून नामक अभियान, ये आपको याद रखना है। और अभी जो है अभी हाल फिलहाल में डीजीपी बनी है श्रीलेखा केरल की, आपको याद रखना है। बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता बंगाल की राजधानी है। ठीक है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ भाई, क्या भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या महाराष्ट्र? बताइए इसका आंसर आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेक द चेन कार्टून नामक अभियान ये केरल में चलाया गया है, ये आपको याद रखना है। और कर्मी रोबोट कहाँ चलाया गया है? कर्मी रोबोट ये भी केरल में चलाया गया है। ये क्या किस लिए? ये जो कोविड-19 के पेशेंट थे, ठीक है, इनकी देखभाल करने के लिए, इनको दवा वगैरह देने के लिए केरल में एक रोबोट चलाया गया है, लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है कर्मी रोबोट, ये आपको याद रखना है। और केरल में ही पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। और शांत घाटी कहाँ है? ये भी केरल में है, ये आपको याद रखना है। और फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद रखना है। तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है? चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? बताएं इसका आंसर आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, नागार्जुन सागर बांध परियोजना जो है, नागार्जुन सागर परियोजना ये आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा नदी पर। आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है कृष्णा नदी पर, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। रुपए की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, ये आपको बताना है। येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूएस डॉलर या ब्रिटिश पाउंड? बताए इसका आंसर आप लोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रुपए की तुलना में ब्रिटिश पाउंड मुद्रा का मूल्य अधिकतम है, ये आपको याद रखना है। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, ये आपको बताना है। कौन सा राज्य जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? राजस्थान, पंजाब, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? बताइए इसका आंसर आप लोग। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है राजस्थान। ठीक है, अच्छा, राजस्थान की राजधानी क्या होती है? जयपुर। अभी हाल फिलहाल में जो है आपको याद रखना है, ठीक है, स्वास्थ्य मित्र कहाँ नियुक्त किए गए हैं? स्वास्थ्य मित्र जो है ये राजस्थान में ही नियुक्त किए गए हैं, ये बात याद रखना है। एक राजस्थान सरकार ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? राजकॉप सिटीजन ऐप। राजकॉप सिटीजन ऐप ये राजस्थान में ही लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद
मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राजस्थान राज्य है। इसके अलावा भी कुछ राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं, जिसके मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, बिहार है, झारखंड है और हरियाणा है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बता दूं कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। उसके बाद जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। वर्चुअल अदालतों के ज़रिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश ने बहुत सारे ऐप को लॉन्च किया है, जिसके आयुष कवच ऐप, प्रवासी राहत मित्र ऐप, आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उर्दू। ठीक, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओ क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कुंभ मेला नहीं लगता है, ये आपको बताना है। कुंभ मेला नहीं लगता है किस स्थान पर, चलिए बताइए जल्दी से आप लोग। और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि कुंभ मेला जो है ये 4 जगह पर लगता है। कुंभ मेला 4 जगह पर लगता है, वो 4 जगह आपको मालूम पड़ जाए तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे दोगे। एक तो लगता है हरिद्वार में कुंभ मेला, एक कहाँ लगता है, हरिद्वार में लगता है। दूसरा लगता है इलाहाबाद में लगता है, दूसरा इलाहाबाद में लगता है, और उसके बाद उज्जैन में लगता है। ठीक है, उज्जैन में लगता है। और चौथी जगह कहाँ लगता है, नासिक में लगता है। नासिक में लगता है, कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए कि उज्जैन में भी लगता है, इलाहाबाद में भी लगता है, हरिद्वार में भी लगता है, वाराणसी में नहीं लगता है। तो वाराणसी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वाराणसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है। वो मोक्ष नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो वाराणसी में जन्मा, ठीक है, उसको मोक्ष ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप लोग, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसको कहा जाता है, बिल गेट्स को, पॉल गेटी को, केनेथ ओल्सन को, या इनमें से कोई नहीं। बिल गेट्स किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते होंगे बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स को कहा जाता है, माइक्रोसॉफ्ट किंग बोला है, सॉरी। ठीक, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसको कहा जाता है, तो बिल गेट्स को कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट किंग, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ये आपको बताना है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा मैं आपको बता दूं 21% होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21%। ठीक, और आपको याद रखना है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है ये दूसरी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरे नंबर की कौन है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन 21% पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। और जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है यानी कि नाइट्रोजन, ये 78% पाई जाती है वायुमंडल में। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, जो 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग अब, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को याद रखना है, विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। बेरी विटामिन बी की कमी से होती है। अब मैं आपको बता दूं, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है। देखिए रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, जो संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, ये विटामिन ए की कमी से ही संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। और विटामिन ए की कमी से एक और रोग होता है, ज़ीरोपथैल्मिया जिसको बोलते हैं, ज़ीरोपथैल्मिया रोग, ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी, मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ, विटामिन सी की कमी से जो है मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन सी की कमी से मसूड़े फूल जाते हैं, और इस रोग को क्या कहते हैं, इस रोग को नहीं कहते हैं, बल्कि विटामिन सी की कमी से रोग होने वाला जो है इसको हम लोग स्कर्वी रोग कहते हैं। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से बच्चों में एक रोग होता है और एक रोग होता है वयस्कों में। तो विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में रोग होता है इसको बोलते हैं रिकेटस, और जो वयस्कों में रोग होता है इसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया इस रोग को बोलते हैं। ठीक है,
और उसके बाद विटामिन ई की कमी से जो है वो जनन क्षमता में कमी आ जाती है, जनन शक्ति में कमी आ जाती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ब्रिटेन की मुद्रा क्या है ये आपको बताना है। देखिए आपके लिए जो है, ठीक है, बहुत सारे देश हैं वैसे देखा जाए, ठीक है, देखा जाए तो कितने देश हैं, लगभग 194 के आसपास देश हैं, 194-95 देश हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि सारे देश की ही आपको राजधानी या मुद्रा याद करना है, नहीं, बल्कि कुछ ऐसे देश हैं जिनकी जो है वो बार बार राजधानियाँ पूछी जाती हैं, बार बार करेंसी पूछी जाती है, राजधानियाँ पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, अभी भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट देश और उसकी राजधानी बताऊंगा। पहले आप लोग इसका आंसर बताओ, क्या हो सकता है इसका आंसर। ब्रिटेन की मुद्रा आपको बताना है, क्या है ब्रिटेन की मुद्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि पौंड। ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, पौंड। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट राजधानी बताऊंगा और उसकी मुद्रा बताऊंगा, ये आपको याद रखना है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है और इसकी मुद्रा क्या है, रुपया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा है टका, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं नेपाल की राजधानी है काठमांडू और नेपाल में भी मुद्रा क्या चलती है, रुपया ही चलती है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा है रुपया। अफ़गानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ क्या चलता है, अफ़गानी चलता है। चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ क्या मुद्रा चलती है, युआन चलती है। और श्रीलंका की कोलंबो और श्रीलंका में भी रुपया चलता है। तो डेली जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मुद्रा का आएगा या राजधानी का आएगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको राजधानी और मुद्रा बता दिया करूँगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया ये आपको बताना है। तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं ये आपको बताना है। 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो एक होता है 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया जो होता है, 1 रुपये के हस्ताक्षर पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 1 रुपये के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो भी 1 रुपये के नोट के ऊपर नोट होते हैं, ठीक है, उन पर जो है आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, ये आपको याद रखना है, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हम लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी शरीर के किस अंग में बनता है, अस्थि मज्जा में, हृदय में, गुर्दे में या तिल्ली में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। तो देखिए जो आरबीसी हमारी होती है यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, ये अस्थि मज्जा में बनती हैं। कहाँ बनती हैं, अस्थि मज्जा में बनती हैं। और इनका जीवन काल कितना होता है ये मैं आपको बता दूं, इनका जीवन काल होता है 20 दिन से लेकर 120 दिन। 20 दिन से लेकर 120 दिन इनका जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, रेफ्रिजरेटर में कौन सा द्रव प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस जो होती है ये कैसी होती है, द्रव, गैस या ठोस। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग। चलिए तो मैं आपको बता दूं, ये होती है आपकी द्रव होती है, ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, द्रव। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है ये आपको बताना है। तो कौन सी करती है, फ्लोरोक्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या मेथेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है ये आपको बताना है। कौन सा ग्रह नहीं है,
देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी में ये सूर्य लिखा हुआ है, ये एक ग्रह नहीं है बल्कि ये एक तारा है, ये आपको याद रखना है। सूर्य एक ग्रह नहीं है बल्कि सूर्य एक तारा माना जाता है। और मैं आपको बता दूं बृहस्पति जो है ये ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ष उम्र चाहिए होती है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष उम्र चाहिए होती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद राज्यपाल बनने के लिए कितनी वर्ष आयु चाहिए होती है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। राज्यपाल बनने के लिए कितनी आयु चाहिए होती है, ये आप लोग बताएं मुझे कमेंट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, ये आपको बताना है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जो है यह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति देखा जाए तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि जो यूपीएससी के अध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और जो एससी एसटी आयोग होते हैं इनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। यानी कि केंद्र लेवल पर जितने भी अधिकारी होते हैं इन सब की नियुक्ति, आईएएस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, आपको मालूम नहीं होगा शायद, कि जो उच्च न्यायालय होता है यानी कि हाई कोर्ट होता है, ठीक है, हाई कोर्ट होता है, उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग मानते नहीं, उनको मालूम नहीं होता है, तो वो लोग कहते हैं कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, बल्कि इनकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति भी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको बताना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए ये खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि कोच को दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएं कि बहुचर्चित एक पुस्तक है सैटेनिक वर्सेस, इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते होंगे इम्पॉर्टेंट बुक है, सलमान रुश्दी जो हैं सैटेनिक वर्सेस के लेखक हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए इस क्वेश्चन को बताएं आप लोग, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैडमिंटन से जुड़ा है। साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन से, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हमारे शरीर में पित्त कहाँ पैदा होता है, ये आपको बताना है। कहाँ पैदा होता है? यकृत में, अग्न्याशय में, तिल्ली में या गुर्दे में? तो लीवर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यकृत। हमारे शरीर में पित्त यानी कि बाइल कहाँ पैदा होता है? लीवर में यानी कि यकृत में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कौन सा रक्त वर्ग हर रक्त वर्ग वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओ, ठीक है। ओ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओ वर्ग का रक्त जो है ये रक्तदाता रक्त वर्ग कहलाता है, रक्तदाता रक्त वर्ग कहलाता है, ठीक है। और ए बी रक्त वर्ग जो होता है इसको हम लोग सर्वग्राही रक्त वर्ग कहते हैं। सर्वग्राही रक्त वर्ग किसको? ए बी रक्त वर्ग वाले को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए अब जो है आपके सामने ये हिंदी के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। हिंदी का प्रयोग उसके उद्भव काल में सबसे पहले किसके लिए किया गया था? भारतीय क्षेत्र के लिए, बिल्कुल सही। भारत देश के लिए, बिल्कुल सही। भारतवासियों के लिए, बिल्कुल सही। तो यानी कि ये तीनों ऑप्शन इसके बिल्कुल राइट हैं। इस प्रकार डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार भाषा के संबंध में किस आयोग का गठन करने का प्रावधान है? शाह आयोग, राजभाषा आयोग, योजना आयोग या अल्पसंख्यक आयोग? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजभाषा आयोग। अगर आप लोग चुन रहे हो तो आप लोग बिल्कुल सही हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, हिंदी भाषा का जन्म हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट हो चुका है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? पाली प्राकृत से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, ये आपको याद रखना है।
ठीक है। उसके बाद देखिए आपको बताना है हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये आपको बताना है। का, छा, त्रा या ग्रा। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं ये आपको बताना है। व्यंजन कितने होते हैं, 10, 16, 22 या 33। तो देखिए व्यंजन कितने होते हैं, तो 33 होते हैं व्यंजन। उसके बाद मैं आपको बता दूं स्वर कितने होते हैं, तो स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, ये आपको याद रखना है। मूल स्वर कितने होते हैं, तो मूल स्वर 4 होते हैं। कौन कौन से, छोटा आ, उसके बाद बड़ा आ, उसके बाद ठीक है छोटी ई और बड़ी ई। देखिए मैं आपको फिर से बता दूं मूल स्वर जो है 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं ये मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ आपको। छोटा आ ये एक मूल स्वर है, छोटी ई ये भी एक मूल स्वर है, छोटा ऊ और ऋ, ये 4 मूल स्वर हैं, ये आपको याद रखना है। ये 4 क्या है, मूल स्वर हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। श, श, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ये आपको बताना है। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर देखा जाए तो लंगड़ बिल्कुल ठीक लिखा है, कोंकण बिल्कुल ठीक लिखा है, भुजक्कड़ भी बिल्कुल ठीक लिखा है। यहाँ पर जो है भुक्कड़ ये सही नहीं लिखा है, तो इसकी वर्तनी अशुद्ध हो जाएगी। डी आंसर हो जाएगा आपका। किस शब्द की वर्तनी जो है शुद्ध नहीं है, ये फिर से आपको बताना है। चलिए बताइए। देखिए फिर से यहाँ पर देखा जाए, निरुनासिक बिल्कुल सही लिखा है, गत्यर्थ बिल्कुल सही लिखा है, छिद्रान्वेषी बिल्कुल सही लिखा है। ये इसकी वर्तनी जो है शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द में बहुब्रीही समास है, ये आपको बताना है। बहुब्रीही समास किस में है बताइए। तो देखिए पंकज में बहुब्रीही समास है, ये आपको याद रखना है। पंकज में क्या है, बहुब्रीही समास। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। खंडहर लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है। देखिए खंडहर शब्द की बात की जाए तो खंडहर में जो हर है ये प्रत्यय हो जाएगा, और लुटेरा में जो ये एरा लिखा है यानी कि ये वाला एरा, ठीक है, तो ये लुटेरा में प्रत्यय क्या हो जाएगा, एरा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, किस में उपसर्ग है ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए इसमें जो उपसर्ग है किस में है, वो प्रहार में उपसर्ग है, प्रहार में उपसर्ग है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो कितनी मानी गई है ये आपको याद रखना है, 52 मानी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आप लोगों के यूपी पीटी के लिए। जिसको क्लास पसंद आई हो, सबसे पहले क्या आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है, आपको लाइक करना है, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसने चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आने वाली वीडियो मिलेंगे, आप कल मिलेंगे। ओके बाय।